टाइप करना। ठीक, मित्र हैं तो पहली बार सिलेक्शन हुआ 337 रैंक, अगली बार हुआ 327, तीसरी बार प्रीलिम्स भी नहीं निकला, हवा लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो सेलिब्रिटी बन गए थे ना, तो काफ़ी झुंड हो गया था उनके पास। हम लोग उसको हरियाली बोलते हैं अपनी भाषा में, दूर रहते हैं हम लोग उससे। ठीक, सब पड़ गए पीछे। प्रीलिम्स नहीं निकला तो दुखी हो गए, यहीं वर्धमान की सेंट्रल जो पार्क है उसके पास खम्भे पे हाथ रख के रो रहे थे। और फिर उसके बाद जब हम लोग अगली बार कमरे में घुसे तो पेज का इतना बड़ा पहाड़ बना हुआ था कमरे में, सिर्फ आंसर राइटिंग का। और अगली बार रैंक थी 18। ठीक, अभी अभी डॉक्टर प्रेम से मैं मिल के आया, 627 रैंक पे थे, सीधा अगले साल 130। एक जगह पर काम किया, राइटिंग स्पीड बढ़ा ली और कंटेंट सही कर लिया। अगर वो 3 वीडियो हैं मेरे पड़े हुए हैं, ठीक है, उन्हीं लोगों के साथ, अगर उसको नेहा जो उसमें हैं, ठीक, ज़्यादा बार नहीं 2-3 बार उनसे मिलना हुआ था, 2-3 चीज़ें उनको बताई थी, उन्होंने फॉलो की। 1002 रैंक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्टेड है, कॉलेज के साथ, यूपीएससी। तो ये सब मिथ है कि सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन तब होता है जब उसी पैटर्न पे चलोगे। पैटर्न बहुत रेयर केस में, जैसे सर भी कहते होंगे लिखा करो, तो अभी तुम लोग लिखते नहीं हो, वो तो कल पता चल गया था मुझे। लिखा करो 2 पेज डेली, नहीं तो लिख नहीं पाओगे क़यामत के दिन। प्रीलिम्स निकल जाएगा, फंसोगे मेन हर्डल, फिर मेंस भी होता है। कई लोगों के तो प्रीलिम्स है, टफ लगता है, कईयों के लिए मेंस है। ठीक, इसलिए राइटिंग स्पीड और रीडिंग स्पीड ठीक करिए। तरीका जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो कोई भी एक बुक ले लें, विंग्स ऑफ फायर ले लो, खाली टाइम के लिए बता रहा हूँ, पढ़ाई के टाइम नहीं करना है। जब आप खाली होते हैं और आपको माइंड शांत करना है तो आप बुक्स पढ़ो, तो आपकी रीडिंग स्पीड धीरे धीरे, जादू की छड़ी नहीं एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। राइटिंग के लिए क्या करना है, कुछ नहीं मिल रहा है, एक स्टॉप वॉच रखो, चालू करो और ज़रा देख के लिखो। पहले तो देख के लिखो कि 150 वर्ड कितनी देर में लिख पा रहे हो। देखना शुरुआत में 15-20 मिनट लगेंगे। ठीक, फ्रेमिंग करके जैसे लिखा हो कॉपी में। ठीक, जैसे मेरी कॉपी की नकल करो, एक रफ कॉपी में इसी की चीज़ें दोबारा लिख के देखो, तो स्टॉप वॉच में टाइम आ जाएगा। ठीक, 7 मिनट पे उसको रोक के वर्ड काउंट कर लेना, तुमको तुम्हारी स्पीड पता चल जाएगी। और अगर नहीं बनी तो बच्चा प्रीलिम्स तो निकलेगा हर बार कहाँ फंसोगे, फिर तुम भी कहोगे 4 times बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई, 1 time मेंस नॉट क्वालिफाई। ठीक, क्यों, वो गड़बड़ यहीं पे हो रही है, सिर्फ राइटिंग स्किल की गड़बड़ है। और राइटिंग बेटा स्किल होती है। आप ही क्लासरूम में बिना पूछे आओ, ठीक, पूछना मुझे पड़ेगा यहाँ पे। आई एम प्रोफेशनल, यू आर नॉट प्रोफेशनल। ठीक, इसलिए राइटिंग स्किल को सुधारो। ठीक, मैं सारी क्लासेस में यही बताता हूँ। बाद में बच्चों को प्रॉब्लम होती है राइटिंग स्किल जब नहीं सुधरती है, उसका रीज़न क्या है। मान लो आपका लिखने का स्पीड फास्ट नहीं है, तो शुरुआती दौर में आपको बड़ा कष्ट से गुजरना पड़ेगा राइटिंग स्पीड फास्ट करने के लिए। इसीलिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, लिखते हो। ठीक, कि लिख के तो देखें लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो खाली टाइम में भी इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेट। मेरे से भी अच्छे पढ़ने वाले हैं साइंस के, है ना, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पे होती है, बताओ। वो जो उन्होंने पढ़ा है ना, वो किसी को पढ़ा नहीं सकते। नॉलेज ज़्यादा होगी, नो डाउट, मैं कोई सर्वश्रेष्ठ मानव तो हूँ नहीं, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, बट मैं सीनियर स्टूडेंट हूँ, आप जूनियर स्टूडेंट हो। टीचर हमेशा स्टूडेंट ही होता है। ठीक, लेकिन वो समझा नहीं पाएंगे, यानी स्किल की कमी है। ऐसे ही लिखने में होता है। तुम सबके पास नॉलेज तो है, लेकिन फिर मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, ऐसा क्यों होता है कि सभी लोग एक ही नॉलेज के साथ अपनी बात को नहीं लिख पा रहे होते। ठीक, मेरा कहने का मतलब है स्किल को शार्पन कर लेना। ठीक है, और राइटिंग और रीडिंग प्रैक्टिस इसको करते रहना। ठीक है, और लगातार लगे रहोगे तो भगवान की दया से सिर्फ एसडीएम नहीं बनोगे, कुछ और भी मिल सकता है। लेकिन शर्त एक ही है, कंटिन्यूअसली प्रयास करना पड़ता है। ठीक ना, क्योंकि ऐसे बहुत से आते हैं बिरले स्टूडेंट्स, सर प्रीलिम्स हर बार निकल रहा है। और कई ऐसे होते हैं पर्सनैलिटी के, अभी तुम लोगों से तो ज़्यादा जुड़ाव है नहीं, बता दूंगा कुछ दिनों में समझ के, जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी तो इंटरव्यू निकले ही ना उनका कभी जीवन में।
क्योंकि उस इंटरव्यू में साफ समझ लो वो PI है, पर्सनल इंटरव्यू। ठीक, कुछ लोग लिखते हैं, जब पूछा जाता है अच्छा आपकी हॉबी क्या है, ऐसे मजाक मजाक में पूछते हैं इंटरव्यू, जान पूछ के, सर रीडिंग बुक्स। कौन से टाइप की बुक? अगला प्रश्न आएगा। अच्छा एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। अफसर भ्रष्ट या नेता भ्रष्ट, बताओ। मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैंने आपसे एक प्रश्न किया, आप SDM बनने आए हैं, अफसर भ्रष्ट या नेता भ्रष्ट? दोनों। अच्छा, ऑफिसर्स पता ही नहीं है, अब तो बचोगे क्योंकि पता है कुछ और आंसर होगा तभी ये पूछ रहे हैं। ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज बता रहा हूँ। ऑफिसर, दोनों 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 डिपार्टमेंट पे डिपेंड। जिसने बोला ऑफिसर भ्रष्ट, उसके पास क्रॉस क्वेश्चन आएगा, दैट मीन वी आर करप्ट, हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक, और जिसने नेता बोला है तो अगला आर्ग्यूमेंट आएगा, इसका मतलब लाल बहादुर शास्त्री भ्रष्ट थे, जवाहरलाल नेहरू भ्रष्ट थे। फंस जाओगे, फंसे ना। पता क्या आंसर है? भ्रष्टाचार व्यक्तिगत गुण है, सामूहिक नहीं। मैंने समूह का नाम बोला था, फंस गए। ध्यान रखना, ये गलतियां होती हैं। ठीक, ये 2 बार का एक्सपीरियंस है मेरे, तो घूंघट के पीछे पड़ गया मेरे तो। ठीक, तो घूंघट आज भी याद है मुझे पहली बार का, और मैं कुछ और बताना चाह रहा था, वो मानने को नहीं तैयार हुआ। उसके बाद कह रहा आप वुमेन के लिए रिग्रेसिव थॉट रखते हैं। मैंने कहा इतने साल मुझे पढ़ते हो, आज तक नहीं रखे मैंने। ठीक, आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो रिमेंबर दैट, सॉरी, कि इसी तरह आप फंस जाएंगे। कुछ लोगों से पूछा था भगत सिंह और गांधी जी में से किसको पसंद करते हैं, तो कुछ लोग भगत सिंह बोलते हैं। जैसे ही भगत सिंह बोलेंगे तो वो तुरंत कहेंगे इसका मतलब आप बम और पिस्तौल की राजनीति में बिलीव करते हैं। गांधी तो अब राष्ट्रपिता हैं, वो तो अहिंसा परमो धर्मा। इसीलिए भारत में ध्यान रखना, ये फंसाने के लिए इंटरव्यू साइकोलॉजिकल भी होता है। आप क्या सोचते हो? कुछ लोग लिखते हैं प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। क्रिकेट हॉबी कब से हो गया? रीडिंग न्यूज़पेपर। फिर वो पूछेगा था हिंदू में आज के दिन 10वें पेज नंबर पर कौन सी खबर आई है? तो तुम्हारी हॉबी है तो सारे पेपर तो सुबह पढ़ते होगे बैठ के। दीज आर द नॉट द हॉबीज, ये सब गलतियां हैं। ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा गेम? बहुत बढ़िया। हॉबी की एक लिस्ट निकाल लेना। हॉबीज के बारे में पूरे पूरे ब्लॉग मिलेंगे इंटरनेट पे। इंटरनेट का उपयोग मतलब अगर पॉजिटिव करोगे तो कहीं से कहीं पहुंचा देगा, निगेटिव करोगे तो कहीं से कहीं पहुंचा ही देगा। ठीक है ना। तो हमने कल सेल वॉल यानी एक्सटीरियर इन्वेलप की बात कर ली थी, अब हम सेल की बात करते हैं। तो दूसरा पार्ट उसमें क्या लिखा था देखो, साइटोप्लाज्म। ठीक, तो अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, हिंदी वाले इसको लिखेंगे कोशिका द्रव्य। ठीक, और इसी में बेटा होंगे सेल ऑर्गेनल्स, यानी इनको कहते हैं कोशिकांग। और इनमें भी 3 टाइप का मामला होता है। ठीक, पहला होता है और अंतिम रूप से ठीक है। तो जरा डबल मेम्ब्रेन में लिखना, इसमें हिंदी वाले लिखेंगे दोहरी झिल्ली वाले, इधर लिखेगा एकल झिल्ली वाले, इसकी हिंदी क्या होगी? मेम्ब्रेनलेस की। अगर इसकी दोहरी, इसकी एकल, तो इसकी इसमें क्या लिख दो हिंदी में? हिंदी वाला कौन है? आज फंसेगा। कौन है हिंदी? आप कोई नहीं बताएगा। झिल्ली रहित। झिल्ली रहित, बिल्कुल सही। ठीक, झिल्ली रहित। कोई बोलता झिल्ली बिना, बिना उर्दू का शब्द है। ठीक है, रहित हिंदी का शब्द है। ठीक है, तो झिल्ली रहित।
ठीक है। डबल मेम्ब्रेन में दो चीज़ें आएंगी, पहला होगा माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी वाले नोट कर लें इसकी हिंदी, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया की हिंदी क्या होती है? बड़ी आसान है, सूत्रकणिका। लग रहा किसी हीरोइन का नाम? देखो हिंदी भी गजब, सूत्रकणिका बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। अगला होता है प्लास्टिड, PLASTID, प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, सिर्फ प्लास्टिड बोलते हैं उसको, ठीक है, प्लांट्स में। तो इसको बोलते हैं बेटा लवक, लवक, ठीक। इतना नोट कर लो, वो मैं अलग से सिंगल मेम्ब्रेन वाला दूसरे पेज पे लिख दूँ, ठीक है। प्लास्टिड, लवक, नोट कर लिया, ठीक। सबने कर लिया? हाँ तो करो, देखो मेरे साथ बोला करो, ठीक। मेरी आदत जरा अलग है, सिलेक्शन तुम्हें लेना है, इंटरव्यू में तुम्हें बैठना है, मेरे एक्सट्रोवर्ट हुए कुछ नहीं होगा। और जो बोलता नहीं है उसका दर्द दिल में ही घुटता है, फिर वो डिप्रेस होता है, फिर एंग्जियस होता है, फिर जाके बाहर उल्टी सीधी हरकतें करता है। इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एज एन एस्पिरेंट, क्योंकि आपको सारी ज़िंदगी बोलना ही है आगे। अधिकारी सारे चीज़ें पास कर रहा होता है, ठीक, एटलीस्ट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, सिंगल मेम्ब्रेन, एकल झिल्ली वाले, इसमें देखना इसमें आते हैं टोटल 3। सबसे पहला है ER, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी वाले लिखेंगे अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक। अगला है गोल्जी बॉडीज, इसको हिंदी वाले बोलेंगे गोल्जी काय। फिर है लाइसोसोम, इसको आप लाइसोसोम ही लिख लीजिए, ठीक। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। अब आती है तीसरी कैटेगरी जिसमें मेम्ब्रेन लेस था, ठीक है। तो मेम्ब्रेन लेस में दो आते हैं, पहला है राइबोसोम, और अगला है सेंट्रियोल, अर्थात तारक का है। और सबसे पहला हेडिंग डाल देना माइटोकॉन्ड्रिया, बारी बारी चलेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले डालना माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा वो लिखा नहीं है, एक मिनट रुकना। लिख लीजिए। तो काफ़ी लोगों के पास आईफोन है यहाँ पे, मुझे गरीब फील हो रहा है। मैं जिस दिन पहले दिन आपको पढ़ाने आ रहा था उस दिन पता है क्या हुआ, मैं आपको पढ़ाने के लिए निकला और मेरी आदत है मैं हाथ में फ़ोन रखता हूँ, ये फ़ोन निकल गया हाथ से और गिरा तो इसकी स्क्रीन टूट गई, 10,000 का खर्चा हो गया उसी दिन। फिर मैंने बहुत अलग अलग विचार आए मेरे मन में आप लोगों को लेके, फिर मैंने कहा नहीं बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, मेरी गलती नहीं होगी, ठीक। फिर मैं अगले दिन आ गया। क्या पहली बार बैच पढ़ाने निकले और पहले ही नुकसान हो गया, पैसा मिल पॉकेट से और चोरी हो जाता है आजकल, ठीक है। तो पता है आजकल पॉकेट में टैप वाले सिस्टम आ गए हैं, ऐसे किया और लिंक आने लगे हैं, बड़ा साइबर फ्रॉड बढ़ गया है, तो कैसे निपटेंगे इससे, ठीक ना। और देखिए जीवन साथी में मैच आजकल होता है, फ्री में बात करें, कितना ऐड चला रहे हैं, देखिए सब एडो मार्केटिंग है, ठीक। तो अगला डालिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका। आपको पता है इसका एक और नाम होता है क्या? हाँ ये सबको पता होगा। आप पूछूंगा क्यों तो नहीं बता पाए, क्यों होता है ये भी बता दीजिए। अच्छा, एनर्जी स्टोर नहीं करता है, एनर्जी बनाता है, ठीक है ना, स्टोर नहीं करेगा।
हिंदी वाले भी यही नोट कर लेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स, ठीक। हिंदी वाले भी यही नोट करेंगे इंग्लिश में ही। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो F1 पार्टिकल्स हैं ऑक्सीजोम, जहाँ पर रिएक्शन होगी, ग्लाइकोलिसिस होगा। अभी बताता हूँ क्या होता है, ठीक। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊँ। तुम कहाँ, तुम आ गए? थोड़ा बहुत क्या हुआ? ट्रेन पंचर हो गई थी? आजकल ट्रेनें भी पंचर हो जाती। जब से ये छत वत गिरने लगी है मेट्रो स्टेशन की, मैं बड़ा डरता हूँ मेट्रो में चलने में। लगा कभी किसी दिन ऐसा ना हो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नीचे से खंभा ही हट जाए, हम नहीं सीधे, ठीक। डर तो लगता है। गोकुलपुरी की छत गिरी थी अभी कुछ दिन पहले मेट्रो स्टेशन। छत गिर सकती है तो खंभा भी गिर सकता है। करप्शन तो खंभे में भी हो सकता है, ठीक। बना लिया, ठीक। एक कॉन्सेप्ट समझना, ठीक। अभी आपने बताया ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अच्छा, अगर मैं एक बात पूछूं, इतने दिन से पढ़ रहे हो, कौन सी एनर्जी कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? ये तो हाँ वो ठीक, लेकिन ये तो एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। ये ग्लूकोज के का ऑक्सीडेशन करता है, सीधी बात है। ग्लूकोज आ कहाँ से रहा है? शुगर कहाँ से आ रही है? बताओ बताओ, पहुंचोगे खुद ही पहुंच जाओगे। देखो इसी को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। शुगर कहाँ से आ रही है? प्लांट से, ठीक है। प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं? सनलाइट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीन चीज़ों से क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक, प्लस ऑक्सीजन, है ना। जरा देखो, ये बना लिया। अच्छा, ये बना दो। बहुत गजब का कॉन्सेप्ट। आज आंखें खुलेगी, ज्ञान चक्षु। अच्छा, ऐसा भी था, जूस पीने के पहले तो नहीं सोचते थे। अच्छा, एक चीज़ और, शरीर में हर चीज़ का डाइजेशन नहीं होता, कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब भी होती हैं। एक बात बताइए, ग्लूकोज कैसे डाइजेस्ट होगा? ग्लूकोज तो डाइजेस्ट होगा ना। अब भाई ग्लूकोज पिएंगे तो डाइजेस्ट ही तो होगा, है ना। गलती में मत रहना, ग्लूकोज कभी डाइजेस्ट नहीं होता बच्चा, एब्जॉर्ब होता है, सीधे स्टमक की वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर शुगर सॉल्यूशन नहीं लगाते अस्पताल में। बच्चों, शक्कर से ऊर्जा मिलती है ना शुगर खाने से, तो शुगर सॉल्यूशन लगा दें डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ग्लूकोज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ब्लड में किसका लेवल चेक करते हो? ग्लूकोज का, ठीक। ग्लूकोज इज अ सिंपलर मॉलिक्यूल। कोई भी माइक्रो मॉलिक्यूल डाइजेस्ट नहीं होता है, हमेशा बड़ा मॉलिक्यूल डाइजेस्ट होता है। ये चीज़ें ध्यान रखना, ही कंफ्यूजिंग है। एकदम से कोई तुमसे पूछ बैठे कि भाई, साइंस वालों से तो पूछा जा सकता है कि बताइए ग्लूकोज कैसे डाइजेस्ट होता है, या अल्कोहल कैसे डाइजेस्ट होता है। अब तो आप लगे बताने सर अल्कोहल पेट में जाता है। ऐसा कोई एंजाइम है ही नहीं पेट में जो अल्कोहल को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। वो भी बात करेंगे। ये बना लिया, अब इसको समझो। अभी मैंने आपसे पूछा कि पौधे क्या करते हैं, तो आपने एक सिंपल सी बात बताई कि भाई सर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, हमको तो इतना पता है। और आपने ये भी बता दिया कि सर CO2 ले लेंगे, जल ले लेंगे और सौर ऊर्जा ले लेंगे, सौर ऊर्जा, और इससे क्या बना देंगे सर? कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। और यही करेंगे, ठीक। हम क्या करते हैं अब ये भी देख लो। माइटोकॉन्ड्रिया में ये रहा कार्बोहाइड्रेट, ये पौधों का हो गया, ठीक। तो हमने पौधों का कार्बोहाइड्रेट
मैक्सिमम आप प्लांट ही खा रहे होते हो, ठीक है, बाई प्रोडक्ट सब उसी से, एग्रीकल्चर से ही, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्लस सांस लेते हो ऑक्सीजन, वो देखो उधर निकली हुई थी, ठीक है, कर लिया। कुछ समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, इसको कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, इसीलिए पौधे जरूरी हैं। अगर तुमने ज़्यादा पौधे काटे तुम भी खत्म हो जाओगे, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं प्लांट लगाओ। दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल बैलेंस। अब एक चीज़ और समझ लो, मैंने लिखा माइटोकॉन्ड्रिया, तुरंत दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए, ये साइंस है। हमारा शरीर ऐसे ही बना है जैसे पृथ्वी पे संसाधन मौजूद हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होती, कुछ और होता, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह कुछ और भी डेवलप हो सकता था। सारे जानवर एक जैसे नहीं हैं इसीलिए, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे करेगा? रिसोर्स पे, कि मिल क्या रहा है। अब पानी वाले जो पानी में रहते हैं उनको फेफड़े नहीं है ना शरीर में, तो उनकी व्यवस्था अलग से की ना नेचर ने। तो ये चीज ध्यान रखना, ये डेवलपमेंट कैसे हुआ नेचर के साथ, जैसी परिस्थिति वैसा ही डेवलपमेंट, ठीक, उसी को एडेप्टेशन कह रहे थे कल, है ना। तो सबसे पहली चीज अब इसमें लिखना, नोट करना, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। मैं हिंदी में भी बोल दूंगा, रुक जाओ। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ फूड आइटम्स, ब्रेकडाउन ऑफ फूड आइटम्स। हिंदी वाले लिखें, यह खाद्य पदार्थों के विघटन से, यह खाद्य पदार्थों के विघटन से ऊर्जा प्रदान करता है। यह खाद्य पदार्थों के विघटन से ऊर्जा प्रदान करता है। खाद्य पदार्थों के विघटन से ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोवाइड्स एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। हिंदी वाले लिखें, यह ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, जो शब्द हिंदी वालों को ना समझ में आए बोल देना, मैं लिख दूंगा बोर्ड पे। यह ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। It provides energy through cellular respiration. ठीक, हिंदी वाले लिखो, यह कोशिकीय श्वसन के द्वारा, यह कोशिकीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। मैंने बोला कोशिकीय श्वसन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग? कौन सा प्रोसेस? अभी तो बताना पड़ेगा। हाँ सही है, सही है, बताओ, बताओगे तभी सही होगे। एक बार गलत होगा, दो बार, मैं सही कर नहीं आया हूं, बोलो। सही बता रहे होगे, बोलो तो सही। बिल्कुल सही है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, बोलोगे तब तो सही होगा। लिख लिया ना? ठीक, देखो C6H12O6, यही है ग्लूकोज। इन्होंने कहा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। रेस्पिरेशन में क्या लेते हो बाहर से? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ही ब्रेक करेगा ना भैया। ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक। बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन, तुम ब्रह्मा जी की तपस्या कर लो, प्रसन्न हो जाए, उनसे वर मांगो कि बिना, मुझे एक वरदान दीजिए कि मैं बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन कर दूं, ब्रह्मा जी नतमस्तक हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ चीजें नहीं हो सकती। तो ऊपर लिखना रेस्पिरेशन, ठीक है,
और नीचे लिखना ये होता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया। और जरा इसमें सीधे लिख लेना 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या लिख दूं, डरो नहीं, एनर्जी। इसे कहते हैं खटाखट नोट कर लो, बिल्कुल जिस दिन से पहले दिन से सरकार बनेगी उसी दिन से खटाखट 8500 रुपये वही, ठीक है। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द वर्ल्ड बोल जैव जगत की ऊर्जा मुद्रा सॉरी, अरे मैं बिल्कुल बोलो तो दीवार तोड़ के चलाऊँ। अच्छा, हिंदुस्तान के लोग भी बड़े अजीब हैं। किसी ने कहा खटाखट 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 खटाखट, वोट भी मार दिए, ठीक। उधर कोई कह रहा किसान सम्मान निधि, कोई कह रहा महिलाओं को फ्री में बस में चलाएं, इसीलिए बस जगह जगह खड़ी हो जाती हैं, मेंटेनेंस रुपये ही नहीं है। बिना टैक्स मनी के कौन सा स्टेट रन करोगे। अब लड़कियां घूम रही दिल्ली में फ्री बस में, उनको ये नहीं पता नीचे टायर पंचर है, उसका खतरा है, वो बस पीछे से किसी आग लग जाती है बसों में, क्यों, मेंटेनेंस के लिए पैसा ही नहीं है और चलो फ्री, बिजली फ्री। ऐसा पॉसिबल है किसी डेवलपिंग कंट्री में? क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है एक ऑफिसर से, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना फ्री बीज नहीं दोगे किसी भी स्थिति में, तो पैसा देके चलेंगे, किराया कम कर दो यार, ये भी तरीका हो सकता है। बिल्कुल फ्री मेट्रो, बिल्कुल फ्री में चलाओगे, सैलरी कहाँ से दोगे उसके एम्प्लॉय की, किस्त भी दे। मेट्रो अभी लोन पे है अपनी, दिल्ली मेट्रो किस्त जाती है उसके लोन की, ऐसे थोड़ी ना बैठ के चल देते हो, हाँ भारत में चल रही है, लोन की है वो ठीक। तो फ्रीबीज सही है कि नहीं? और जो बोला गया था 8500 रुपये हर महीने, उसका बजट आता 35 लाख करोड़ रुपए, इतना भारत सरकार का है। तो दैट इज पॉसिबल। और सोचो सब लोग पहुंच गए लाइन लगा के, तो ये है बेसिक, ठीक। क्या किया, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद CO2 बनी, वो बाहर, H2O शरीर में, 38 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बॉडी में यही बनता है। इसको क्या कहेंगे, एनर्जी करेंसी। ये जैव जगत की क्या है, ऊर्जा मुद्रा, ठीक। ऊर्जा को इस रूप में प्रतिस्थापित करते हैं, डिनोट करते हैं जैव जगत में, और पूरा नाम उसका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। जब भी ऊर्जा आएगी तो ऐसे बनेगी। एक रफ वर्क में समझ लो, वास्तविकता में यहाँ लंबा प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें पहले होता है ग्लाइकोलिसिस, फिर ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड निकल के जाता है क्रेब साइकिल में, और क्रेब साइकिल के बाद चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक। मेरे को तो इतना क्यों बता रहे, सिर्फ नाम बता रहा हूँ, ये नीट के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उनको डॉक्टर बनना, आपको नहीं, आपको अधिकारी बनना, आपके लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है, ठीक। सुन लो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहाँ दो चीज़ें चलती हैं, ग्लिसरॉल फास्फेट शटल, मैलेट एस्पिरेट शटल, ठीक। और ये जब पूरा होता है तो हमने इस पूरे को इसके थ्रू एक छोटे हिस्से में दिखा दिया, ठीक। ये वही पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो या तो पूरा देखें, तो पूरा, क्योंकि किसी को नीट का पेपर देना हो तो बताओ, नहीं देना ना, तो PCS के लिए इतना बहुत है। अभी मैंने बोला था क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, किताब देखोगे पूरा लिखा हुआ है ना। उसमें सबसे पहले लिखा होगा ग्लूकोज 6 फास्फेट से बनता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। कोई जरूरत नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक। जानकारी के लिए करना चाहते हैं, अच्छी बात है। तो कभी भी आए जैव जगत की ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से है, तो वहां 38 नहीं लिखा होगा, वहां सिर्फ क्या लिखा होगा ऑप्शन में, ATP, दैट्स इट, ठीक। पूरा नाम भी लिखा हो सकता है, और ये क्वेश्चन कई PCS में पूछा जा चुका है, ठीक है।
सिंपल फैक्ट है, डरना मत। डर तो नहीं लग रहा किसी को? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कहेंगे सर मैं चला जाऊं क्या, डरा रहे हैं। अब देखते हैं प्लास्टिड, ये होते हैं पौधों में, इनका नाम है लवक। ठीक, तो सबसे पहले ऐसे लिख लेना टाइप, ठीक, और इधर लिखना बढ़िया थे कलर। कलर की स्पेलिंग सही गलत? जिसको ये पसंद हो ये लिख ले, जिसको ये पसंद हो वो ये लिख ले, दोनों सही है। बता देता हूँ क्यों, एक अमेरिकन एक्सेंट में है, एक ब्रिटिश एक्सेंट में। इसे स्पेलिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हम साइंस पढ़ाते हैं, इंग्लिश नहीं। ठीक आगे देखो, वर्क लिख लेते हैं और पिगमेंट। ठीक, ठीक है, हिंदी वाले लिख लो प्रकार, रंग, और पिगमेंट को हिंदी में बोलते हैं रंजक। ध्यान से देखो, ये चूने की दीवार सफ़ेद है। पहले एक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आप लोग में से ऐसा कौन है जिसका जन्म सन 2000 के पहले हुआ है? ठीक, समझ, आप मिलेनियल्स हैं इसका मतलब। ठीक, जो तो उसके बाद वाले हैं वो सब जेनजी हैं। जेनजी बहुत खतरनाक जनरेशन है। ठीक, इसके हाथ में अभी राजनीति नहीं दी जा सकती, बर्बाद कर देगी देश को। ठीक, अब समझो, मिलेनियल्स ने देखा होगा, पहले एक विज्ञापन आता था, चूने को झड़ने से बचाने वाला चाहिए। देखते थे टीवी की नहीं देखते थे, है ना? चाचा चूने में मिलाइए और टिकाऊ पुताई पाइए, साथ में पाइए। देखो ऑब्जर्वेशन मेरे बचपन में बड़े स्ट्रॉन्ग थे। साथ में पाइए पीडीडेंट, चूने में मिलाइए और मनचाहा रंग पाइए। बात समझो, इसका खुद का कोई कलर नहीं है, वाइट है। ठीक, इसमें कलर तब आएगा जब पिगमेंट मिलाओगे, कलर इसकी वजह से आएगा। अब देखो गलती क्या करते हो, सबसे पहले लिखने जा रहा हूं, जरा प्लास्टिड देखना कौन सा लिख रहा हूं। इसका नाम क्या है? हरित। तो अब ये सबको पता चल गया कि हरा होगा, लेकिन हरा ये किसकी वजह से होगा? पिगमेंट की वजह से होगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? विच पिगमेंट प्रोवाइड ग्रीन कलर टू क्लोरोप्लास्ट? ये होगा पूछने का तरीका। वो पिगमेंट होगा जो कलर देगा। ये तो वाइट है ना, इस और गुलाबी करना हो तो गुलाबी इसमें रंग मिला दे। अरे गुलाबी भी है पीछे, है ना, ऊपर से वाइट हो गया, है ना। ठीक, तो आप इसमें रंजक मिलाओगे। क्या मिलाओगे? रंजक, तब इसमें कलर आएगा। ठीक, मैं बताना ये चाह रहा हूं, ये 3 टाइप का होता है, अवर्णी भी होता है। सबसे पहला है हरित लवक। हरित लवक का कलर कैसा होगा? है हरा, हाँ ग्रीन, वही, सॉरी, है ना, ग्रीन। ठीक है, अच्छा आगे पिगमेंट कौन सा होगा? अब ये तो बता ही देना भैया, कौन सा? स्टोमेटा पिगमेंट है कि स्टोमेटा पत्तियों पे रंध्र होते हैं। स्टोमेटा को हिंदी होती है रंध्र, वो खुलते हैं, उनसे सांस लेता है पौधा। पिगमेंट बहुत बार पढ़ चुके हो, अब यहाँ, हाँ क्लोरोफिल, अब आया ना, बिल्कुल सही, क्लोरोफिल बचपन से पढ़ते आ रहे। ठीक, हाँ इसको कहते हैं पर्णहरित। ठीक, पर्णहरित, ठीक है, क्लोरोफिल। वर्क क्या होगा? यहीं छोटा सा नीचे लिख लेना, हिंदी वाले भी वर्क ही लिख लेना। वर्क को हिंदी में कार्य कहते हैं। और जिसको लिखना हो लो भैया, नहीं तो कहोगे सर फीस पूरी दिए हैं, लिखा पूरा नहीं रहा। ठीक, कार्य लिख लेना, फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण। ठीक, इतना हो गया, आगे बढ़े। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अरे लंबा हो गया ये, सर कर रहा, लिख लो, लिख लीजिए इसको, हो जाए तो बता दीजिए। हो गया? ठीक, आगे बढ़े। देखो अब फिर लिखना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आपने तो लिखा हुआ है टाइप, कलर, हिंदी वाले भी लिखे होंगे। ठीक, पिगमेंट। अगला है क्रोमोप्लास्ट। ये शायद पहली बार सुन रहे हो, तो ऐसा भी कुछ होता है बाबूजी। पत्ता तो हरा होता है, एक दूसरे को
आजकल एक शौक चला हुआ है, एक वीक चलता फरवरी में, वेलेंटाइन वीक, बड़ा फेमस एस्पिरेंट्स के बीच। 14 तारीख के दिन उसमें पहला दिन ही होता है रोज डे। रोज की जो पंखुड़ी है उसमें कलर कहां से आ रहा है भाई? उसमें भी तो कलर आ रहा है ना, देन दैट मीन्स देयर इज अ पिगमेंट अगर कलर आ रहा है, क्योंकि आप उसका रोज का नीचे वाला हिस्सा पेटल्स देखोगे वो तो ग्रीन होते हैं, दैट मीन्स अगर वो ग्रीन है तो उसमें क्या है? क्लोरोफिल। ठीक, एस्पिरेंट की तरह सोचना, इंसान की तरह नहीं, उसमें क्लोरोफिल है। कोई दे उसको तुरंत समझा देना, इधर आओ, ये नीचे वाला देख रहे हो, ये क्लोरोप्लास्ट, ये करेगा फोटोसिंथेसिस, ऊपर वाला हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस। तुम गुलाब दे रहे हो, तुमको ये भी नहीं पता, ठीक है, कि इसमें क्रोमोप्लास्ट कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, तो गुलाब एक्सेप्ट नहीं करना है उसका। ठीक, सीधी बात, लड़का हो चाहे लड़की। ठीक, तो क्रोमो और क्रोमा, जी क्रोमो में क्रोमा का मतलब है कलर यानी रंग, ठीक, या वर्ण। ठीक, तो इसको कहते हैं हिंदी में वर्णी लवक। एक चीज और पढ़ते हुए देखो, मैंने एक चीज लिखी, मैंने बोला रंग को वर्ण कहते हैं, जो एक बड़ी गलत चीज भारत में प्रचलित है, वर्ण व्यवस्था। गलत शब्द है वो, वर्ग व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था नहीं। शब्दों का खेल हो गया उल्टा। वर्ण का मतलब होता है कलर, ठीक है ना, रंग। तो ये इसमें रंग है तो क्या हो गया? वर्णी लवक। ठीक, अब एक तो होगा नहीं, अलग अलग होंगे, तो येलो भी हो सकता है और ऑरेंज भी हो सकता है, ठीक है ना, या रेड भी हो सकता है। ठीक, अगर येलो है तो इसमें मौजूद है ज़ेंथोफिल। आई एम सॉरी फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ज़ेंथोफिल को अगर लिखना हो तो आप ऐसे ही लिखिए, ठीक है, इसका ये साइंटिफिक नेम है। कहीं भी किसी को ना समझ में आए तुरंत उठेगा और पूछ लेगा। अगला वाला बीटा कैरोटीन, ठीक है। अच्छा, इनका वर्क क्या होगा अभी बताया, यानी कार्य। ठीक, मैंने कहा कोई भी कलर जो पंखुड़ियों में आ रहा है या फलों में आ रहा है या सब्जियों में आ रहा है, वो किसकी वजह से आएगा? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। दैट मीन्स प्रोवाइड कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। हिंदी वाले लिखेंगे ये फल एवं फूलों को रंग प्रदान करते हैं, फल एवं फूलों को रंग प्रदान करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प भी करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, लिखने की जरूरत नहीं। हेल्प करते हैं, करते नहीं। ठीक, बीटा कैरोटीन। ठीक है, अगला भर गया, फिर आगे चलिए। ठीक, अच्छा, रोज में ये नहीं होता जो लिखे हो ज़ेंथोफिल, रोज में होता है फाइटोएरिथ्रिन। ठीक है, ध्यान रखना, पता चले किसी को बहस कर रहे हो, उसको तुमसे ज़्यादा आता है, फिर तो पकड़ लेगा तुम। ठीक, लिखवा दूंगा, है ना। अगला क्या है? अब देखो, वर्णी हो गया, हरित लवक हो गया, अब है ल्यूकोप्लास्ट। मैं सिर्फ इसका कलर लिख देता हूं। कोई कलर इसमें है नहीं। अगर ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं है तो जरा मेरे को एक बात बताओ, क्या इसमें कोई पिगमेंट होगा? वाइट होगा देखने में, क्योंकि जब कलर ही नहीं हो तो पिगमेंट नहीं होगा। मैंने यही बताया शुरुआत में, पिगमेंट नहीं है इसलिए वाइट दिख रहा है भैया। ठीक है ना, तो यहां पर लिखना, इसका नाम क्या होता है? अवर्णी लवक। नो कलर है तो पिगमेंट होगा, नहीं होगा इसका मतलब नो पिगमेंट। वर्क क्या होगा? व्हाट इज द वर्क ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? वेरी सिंपल, फूड स्टोरेज।
खाद्य संग्रहण, ठीक है, खाद्य संग्रहण। अच्छा, गाजर खाने से आंखें तेज होती हैं, तो गाजर में ऐसा क्या मौजूद होता है जिससे आंखें तेज होती हैं, ठीक हो जाती हैं? वो सही बोला, बोलो। विटामिन ए, ये गाजर में होता है। ये अपने आप में गलत है, मैंने इसीलिए इनसे बोला क्योंकि ये सुनी है कहीं से, ठीक, बस यहीं पे घातक हो जाता। विज्ञान के साथ भारतीय सबसे ज़्यादा बुरा कर्म कर रहे होते हैं, इसीलिए साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं। विटामिन ए गाजर में नहीं होता, ठीक। जरा पीछे चलते हैं और क्रोमोप्लास्ट में देखते हैं ऑरेंज या रेड कलर होता किसकी वजह से है। देखो किसकी वजह से है, बीटा कैरोटीन की वजह से। गाजर में होता है बीटा कैरोटीन, ठीक है ना। तो चुपचाप एक नोट लिख लेना ऐसे, और जिसको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिखना हो ऐसे करके उंगलियां बना लेगा थोड़ी सी, उन्हें किताब में बनी होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक वो। और इसमें लिखना कैरेट हैव बीटा कैरोटीन दैट चेंज इन विटामिन ए with the help of liver। हिंदी वाले लिखें, यकृत की मदद से, यकृत की मदद से, यकृत की मदद से बीटा कैरोटीन, बोर्ड पे लिखा हुआ है बीटा कैरोटीन विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। अब सॉल्व हो गई शंका, विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। और इसका एक और नाम है, इसको प्रो विटामिन ए भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर छोटा सा लिख लेना प्रो विटामिन ए। ये पूछा जा सकता है, नाम बदल सकते हैं। आपके साथ थोड़ा सा खेलने का मन हुआ एग्जामिनर का, तो कहेगा प्रो विटामिन ए, ठीक। इनमें से जाना जाता है बीटा कैरोटीन के नाम से, ठीक है, नाम भी बदल सकते हैं। बढ़े आगे, हो गया। तो ये भी मिथ है, ऐसे मार्केट में बहुत सारे मिथ हैं, जैसे गेंदे का फूल। गेंदे का फूल देखा है? गेंदे का फूल एक फूल नहीं है, और जब तुम उसको ऐसे करके अलग अलग करते हो उसको ज़्यादा करने के लिए, तो उसकी एक पंखुड़ी उठाना, वो है उसका एक फूल। वो पुष्पक्रम है, पुष्प गुच्छ है, वो एक गेंदे का फूल पूरा गुलदस्ता है। तो अगर किसी को एक गेंदे का फूल दे रहे हो तो पूरा गुलदस्ता दे रहे हैं, लेकिन नहीं, गेंदे का फूल। अब ध्यान से देखना, अब जाना, ठीक है। और साइंस का देखो, इससे साइंस सीखी जाती है। गेंदे का अभी तो देखा नहीं होगा कभी ध्यान से, गेंदे के बीच में से जो निकालते हो ना सिंगल पंखुड़ी, उसमें देखना, उसमें भी तुम्हें एंड्रोशियम, उसकी पंखुड़ियाँ सब दिखाई देगा। लेंस से देखना साफ दिखेगा, ठीक है। तो वो एक पंखुड़ी है, एक फ्लावर, और वो सारे इकट्ठे रहते हैं, इसलिए आपको क्या लगता है फूल है, ठीक, गेंदे का। तो गेंदे का एक फूल देके किसी को बोल देना कि मैंने तुम्हें पूरा गुलदस्ता दिया है, ठीक है ना। चूना लगाने का नया तरीका, ठीक। अदर प्लांट पिगमेंट्स, क्यों इतना पैसा खर्च करना है भाई, बचा के रखो। अन्य पादप रंजक, ठीक, जो बच गए। सबसे पहला लाइकोपिन, रेड होता है, टोमेटो में होता है, और इसकी एक खास चीज है, ये ठीक, टमाटर की हिंदी, टोमेटो की हिंदी टमाटर होती है और रेड की लाल, ठीक है। और ये एंटी कार्सिनोजेनिक है, कैंसर को रोकता है। हो जाएगा तो नहीं ठीक करेगा, रोकता है, बिकॉज दैट इज एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, प्रति ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीडेशन को स्लो कर देगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ही सेल डिवाइड करेगा बहुत तेजी से। ऑक्सीडेशन, कल मैंने कहा था ब्लैक कॉफ़ी वो ऑक्सीडेशन लेवल लो कर देती है बॉडी का, ठीक।
और जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन लेवल बॉडी का लो होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी आप सेविंग मोड में रहोगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी ऊर्जा खर्च हो रही है, ठीक है ना, आप एनर्जी सेविंग मोड में, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे ऊर्जा उतनी खर्च होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने कहा था ना ब्लैक कॉफ़ी विथ नो शुगर, पी लिया तो अंदर बॉडी में ऊर्जा सेफ रहती है, ठीक, और काम करते रहते हैं। लाइकोपिन। अगला लिखना फाइटोइरेथ्रिन, ये आपके काम का है। ये रेड होता है और रोज में पाया जाता है। रोज सिर्फ लाल नहीं होता, बहुत टाइप के आते हैं, ठीक, अलग अलग। अब तो जीएमओ भी आने लगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो कल या परसों तक आपका आ जाएगा, ठीक। अगला लिखना एंथोसाइनिन, ये होता है पर्पल, बैगन में पाया जाता है, ठीक। ठीक है, हो गया। इसमें सीएफसी यूज की होगी ना? एसी में कौन सी गैस यूज होती है? हाँ? बताओ। जब तक मैं पढ़ा के निकलूंगा तुम्हारा ऑब्जर्व, तुम खुद साइंस पढ़ना सीख जाओगे। अभी तुम लोग क्या है ना, इधर उधर नजर नहीं डालते हो। साइंस वालों की आंखें हमेशा चलती रहनी चाहिए। साइंस को जिया जाता है, पढ़ा नहीं जाता कभी। सो पढ़ने बैठे तो परेशान कर देगी, ठीक। इसमें है R32 लिखा भी हुआ उस पर, और इस समय एसी में R32 ही इस्तेमाल होती है। ये ओजोन डिप्लीशन नहीं करती, तो अब सीएफसी नहीं यूज़ होती। तो कहीं चले जाइएगा ना तो ध्यान से देख लिया करो मशीन को। और ये तुम्हारा करंट अफेयर्स है कि अभी कौन सी R32 गैस, जब करंट अफेयर्स में आएगा तो मन लगा के पढ़ेंगे। यहाँ नहीं देख रहे हैं, उस पर लिखा है, कभी नहीं देखा होगा। अभी मोबाइल खरीद के भी लाते हो ना, मैनुअल नहीं पढ़ते हो, मुझे पता है ना। जो कुछ खाते हो तो उसके पीछे भी नहीं पढ़ते हो, इसमें क्या क्या पढ़ा है, लाओ पढ़ के तो देखें किसने बनाया, क्या पढ़ा है, ठीक खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है। यही कह रहे हैं ना ऑब्जर्वेशन। और फिर जब पूछा जाता है तो सोचते हो बड़ी चीज़, कोई चीज़ बड़ी नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया ना, ठीक है। कोविड के बाद एक बीमारी हो रही थी, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस फैल रहा था, क्यों? वैसे फंगल इन्फेक्शन नहीं होते लोगों को, होते हैं तो ठीक हो जाते। कोविड के बाद ब्लैक फंगस मार रहा है, क्या आंसर करोगे? इम्यून सिस्टम वीक है इसलिए अटैक कर रहा है। इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? सामान्यतः वायरल फीवर के बाद टाइफॉइड हो ही जाता है, तब बैक्टीरिया ज्यादा अच्छे से आपको इन्फेक्ट कर सकता है क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है। बिल्कुल आराम से आंसर करा करो, तुमको पता है। पहले तो कॉन्फिडेंस रखो। तुमको बस ऐसा लग रहा है तुमको साइंस नहीं आती, ये सारे आर्ट्स वालों के साथ समस्या मैंने देखी। एकदम चुप्पा बैठेंगे और फिर जब चुप्पा बैठो तो डराएगी वो। तुम 10th तक पढ़े हो, 10th लेवल ही दोबारा पढ़ रहे हो। 10th ही है ना, ये 10th के ऊपर नहीं जाएगा, देख लीजिएगा। इसलिए बहुत आराम से और क्लोजली पढ़ो, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना 10th लेवल है, इसके ऊपर ये नहीं बढ़ेगा, ठीक। चलो मूव करते हैं आगे। अब है ठीक एकल झिल्ली वाले। एकल झिल्ली में कौन कौन से लिखवाए थे? ER, गोल्जी बॉडीज और लाइसोसोम, ठीक है। पहले इन तीनों को लिख लो, ये लिखा ही हुआ है। अब हम एक फिगर बनाएंगे, मेरे साथ साथ बनाते चलना।
प्रोटीन बलून्स, ठीक है। और बना लीजिए इसको, बता देता हूँ। जहाँ ना समझ में आया पूछ लेना। क्या हुआ? डायग्राम समझ में नहीं आ रहा? मैंने बना भी दिया। लाओ बना, फोटो खींच लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा फोटो खींच लो। डायग्राम समझ में नहीं आ रहा, यहाँ घूम गया उतनी देर में सब कुछ। ये केंद्रक है, केंद्रक के आगे ये चित्र अगर किताब में देखोगे तो 3D वगैरह में ऐसे बना रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर गोल्जी बॉडी दिखाई देंगे। उसको बस सिंपल तरीके से बना दिया और कुछ नहीं किया मैंने, छेड़ा नहीं है, ठीक। अरे किताब वाला देखोगे तो बनेगा भी नहीं बोर्ड पे, वो प्रिंट है। हमारी मशीन, हमारा हाथ कोई प्रिंटर थोड़ी ना है, ठीक है, हम तो हाथ से ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो स्केलेटन बना रहा है पूरी सेल का, ये केंद्रक है। जिस ER पर राइबोसोम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान रखना। जहां राइबोसोम है वो है RER, जहां नहीं है वो क्या है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। इसी ER से गोल्जी बॉडी बनेंगे और यही गोल्जी बॉडी अंततः लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। गोल्जी बॉडी का काम है प्रोटीन की पैकिंग और डिलीवरी करना। देखो भर लिया प्रोटीन और लेके जा रहा है, ठीक है। और लाइसोसोम में बहुत ज़्यादा पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। ये किसी मरी हुई सेल या आपके शरीर में आया कोई मेहमान जिसको आपने नहीं बुलाया था, उसको खा पी के ख़त्म कर देते हैं। और आपकी इम्यून सेल को क्या कहते हैं? एक तो शरीर में RBC होती है, फिर WBC होती है ना, प्लेटलेट। जो WBC में इनकी संख्या सर्वाधिक होगी लाइसोसोम की, ठीक है ना। अभी आप ये बना लीजिए, फिर मैं पॉइंट वाइज लिखा देता हूँ ये सारी चीज़ें। कोशिश हमेशा हाथ से ही फिगर बनाने की जाती है। उसका कारण बता दूँ, कभी कभी पेपर में हमारे पास टाइम नहीं होता आंसर करने का, तो पता है हम क्या करते हैं? वर्ड्स टू फिगर, फिगर टू वर्ड्स, ये कन्वर्ट कर लेता है तुरंत, जिस इंसान ने प्रैक्टिस की होती है। या ग्राफ बना देगा, कुछ बना देगा, यानी वो बता देगा मुझे आता है। दैट बिकॉज मेरे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, नंबर फिर भी मिलेगा, ठीक। दैट्स वाई हमने इसको ऐसे बना दिया जल्दी से, ठीक। अभी लिखवा भी दूंगा, वही चीज़ लिखवाऊंगा जो बनी हुई है, क्लियर हो जाएगा। बेटा फोटो खींच लो, हाँ ठीक, परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं, देखो तुम्हारे चेहरे से कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग बिल्कुल ऐसे, कुछ तो आ रहा है, ऐसा मत करना, ठीक। साइंस मुझे नहीं पता BPSC में कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक, लेकिन UPSC में अच्छे खासे आते हैं। और जब आते हैं तो 11 आएंगे तो उसमें 7 किसी को नहीं आते, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जनता खासतौर पे हिंदी माध्यम वाली वो सब आर्ट्स हैं, तो प्रॉब्लम होती है। जबकि इसमें है कुछ नहीं। सेल का केंद्रक कभी नहीं बदलेगा, कल भी बोला था। गोल्जी बॉडीज कभी नहीं बदलेंगे बेटा, लाइसोसोम कभी नहीं बदलेगा। ये जब से पैदा हुए हैं हम, और जब से साइंस लिखी गई है तब से ये यही है। मैं हर क्लास में यही बताऊंगा और कोई भी साइंस का टीचर यही बताएगा। फिर भी बच्चे हर बार आते हैं, सर साइंस नहीं समझ में आ रही, पढ़ नहीं रहे आप। ये तो क्रैम करने वाली चीज़ है, इसको समझना भी नहीं है। अब मैं लाइसोसोम के अंदर थोड़ी ना बैठ जाऊंगा यार कि आज से तुम्हारा नाम लाइसोसोम नहीं, ठीक, कोई अच्छा सा नाम दे दिया उसको। ये योगी जी करते हैं, मैं नहीं करता, नाम बदलने वाला काम। आज से तुम्हारा नाम महेंद्र प्रताप है, ठीक है।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिर्फ स्मूथ लिख लीजिए, बाकी ER लिखा रख लीजिए। ER तो मैं आपको पता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए मैंने लिखा है स्मूथ ER। ये बन गया। जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको मैं बता दूं, ये सामने बैठे हुए ना, इनको बनाना भी होता है, इसलिए रुका हुआ हूँ, तो अब तक भाग गया होता। हाँ, अभी हम न्यूक्लियस पूरा अलग से पढ़ेंगे ना, इसके बाद न्यूक्लियस ही है। चलें आगे, ठीक, पक्का? नहीं बना लिया ना, फोटो खींच लो। यूज टेक्नोलॉजी इन पॉजिटिव वे। हाँ, मेरी वैसे भी गंदी आती है, ठीक, रात में देख के फिर डर जाओगे तुम लोग, तो या कौन सा डेमन है। अब राक्षस इस्तेमाल करें तो अच्छा नहीं लगेगा शब्द हिंदी में, हिंदी कभी कभी खराब हो जाती है। इसमें पहला पॉइंट लिखना, ER forms the transport system of cell। हिंदी वाले लिखेंगे ER, ऐसे ही लिख लेना, इसको ऐसे ही उतार लेना। ER कोशिका में परिवहन तंत्र का निर्माण करता है, परिवहन तंत्र का निर्माण करता है, परिवहन तंत्र का निर्माण करता है, परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। ER क्या उत्पन्न करेंगे? गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज का वर्क क्या होगा, यानी कार्य क्या होगा? पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, फिर हिंदी बोल दूंगा, ठीक है? पैकिंग एंड डिलीवरी ऑफ प्रोटीन, जोमेटो है ये, ठीक। हिंदी वाले लिखें, प्रोटीन की पैकिंग और श्रावण का कार्य, प्रोटीन की पैकिंग और श्रावण का कार्य। गोल्जी बॉडीज क्या उत्पन्न करेंगे? लाइसोसोम, ठीक। लाइसोसोम अभी मैं लिख देता हूं उसमें इंग्लिश में, फिर हिंदी बोल दूंगा। हिंदी वाले लिखें, लाइसोसोम की सर्वाधिक संख्या, लाइसोसोम की सर्वाधिक संख्या, लाइसोसोम की सर्वाधिक संख्या श्वेत रुधिर कणिकाओं में पाई जाती है, श्वेत रुधिर कणिकाओं में पाई जाती है, कणिकाओं में पाई जाती है, ठीक, पाई जाती है, श्वेत रुधिर कणिकाओं में पाई जाती है। देखो एक तरीका और सिखा रहा हूँ, मैंने इसको ग्राफ के फॉर्म में ऐसे ही बना दिया, ठीक है? ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक। ये माइंड मैपिंग और मैपिंग ये सब नहीं, माइंड मैप बनाना और ये सब करते हैं एस्पिरेंट्स, ठीक। तो मुझे तो समय हो गया, मैं तो छोड़ दिया सब मामला, तो हम लोग यही करते थे। अब मैंने कुछ नहीं किया, मेरे नोट्स में अगर देखोगे तो ये लाइन वाइज लाइन लिखा हुआ है, मेरा मन किया तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, ठीक। अब ध्यान से सुनो, अगर हमें इसके आगे भी लिखना हो या तुम्हारा मन करे, लाओ मेरे को अब शब्दों में लिखना है, थोड़ा बढ़ाना है, लेंथ बढ़ानी है। गोल्जी बॉडी ओरिजिनेट्स फ्रॉम ER एंड दे आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर पैकिंग एंड डिलीवरी ऑफ प्रोटीन इन द सेल, ठीक। लाइसोसोम ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोल्जी बॉडीज एंड दे कंटेन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक, and the maximum number of lysosome found in white blood cells,
ठीक, यानी वर्ड से ग्राफ, ग्राफ से वर्ड्स, वर्ड्स टू फिगर, फिगर्स टू वर्ड्स। ध्यान से देखना, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इससे उत्पन्न हुए गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज से उत्पन्न हुआ लाइसोसोम, लाइसोसोम में है मोस्ट पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम, WBC में ज़्यादा संख्या, इसके अंदर भरा हुआ है प्रोटीन, और क्या कर रहा है, डिलीवरी प्रोटीन की सेल के हर हिस्से में। ये पूरा सिस्टम क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, गोल्जी बॉडीज को आगे भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, सारी चीज़ें इसी से होकर जाएंगी। ठीक, ये बनाया है और यही लिखा है, ठीक, कोई अंतर नहीं। मैं, ये तो साइंस है, ऐसा हर जगह कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। किया क्यों जाता है वो भी समझ लो। कभी कभी पेपर करते हुए कुछ क्वेश्चंस में समय कम होता है और आपको आ रहा है तो क्या छोड़ दोगे, क्या करोगे, तुरंत वर्ड से फिगर बना लो, चार्ट। ठीक, जैसे कंप्यूटर में पढ़ते थे, पहले एक बर्तन लो फिर उसे गैस पर चढ़ाओ, यही करते थे। उसको तो तुम वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या किया आपने, पार्ट्स कर दिए, छोटा कर दिया, कॉम्पैक्ट करके इकट्ठा कर दिया। ठीक, एंड दैट इज द मेथड टू मेकिंग अ शॉर्ट नोट। ठीक, जो सब्जेक्ट के बनते हैं, ये शॉर्ट ही है। आगे बढ़े तो अगले हैं, मेरे विचार से मैं जो बता रहा हूँ ये कई बार पहले भी बताया जा चुका होगा, लेकिन है ना, लेकिन एस्पिरेंट तब तक नहीं सुनता जब तक 3-4 बार फेल ना हो जाए। हमारी यही आदत थी। सबसे पहले लिखना राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम का वर्क होता है, यानी कार्य, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रोटीन संश्लेषण। ठीक, प्रोटीन संश्लेषण। केमिकल स्ट्रक्चर लिखना या केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलेंगे रासायनिक संरचना। प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा होती है किससे, कल बताया था, आरएनए से। तो इसकी संरचना में 2 चीज़ें मुख्य हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन। इसे हम कहते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये बना होता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। आरएनए आगे आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, अगला है सेंट्रियोल। देखो बोर हो जाना तो पहले बता देना, ठीक, बोर मत होना, तो चुटकुला सुन लेंगे। ठीक, मेरी तो एक लाइन रही है हमेशा से, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। जब कन्फ्यूजन की अवस्था में चाहिए तो थोड़े दिन पढ़ाई, थोड़े दिन नहीं, थोड़ा गैप लिया जाता है। ये नहीं पढ़ाई छोड़ के शिमला और कसौली निकल गए, एस्पिरेंट के साथ बड़ी दिक्कत है। और उस पर मेंस आंसर राइटिंग पे भी इंग्लिश चैनल पर पड़ा हुआ, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें सिलेक्टेड लोग हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आजकल बड़े वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं आंसर राइटिंग में, गिव योर ओपिनियन, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ठीक, अब ये शब्द ही नहीं तुम समझ पाओगे तो तुम आंसर कैसे करोगे। तो उसमें हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया कि जब ओपिनियन पूछा जाए, जैसे एक सामान्य स्थिति में हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी हैं। अच्छा ये बताओ, हर क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड लिखना चाहिए? तुम लोग सब में चपकाते होगे, आगे की राह। अगर मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, ठीक है ना, क्या एक प्रश्न दे रहा हूं, क्या भारत में विवाह व्यवस्था अपना स्वरूप खोती जा रही है, ये प्रश्न है। इसमें क्या लिखोगे, आगे की राह? इसमें आगे की राह लिखी जाएगी? जरूरत ही नहीं है इस प्रश्न में। और सामान्यतः क्या आदत पड़ जाती है, वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड। क्या है का वे फॉरवर्ड सिर्फ योजनाओं में होता है बेटा, कि योजना ठीक चल रही है कि नहीं चल रही, इसको आगे कैसे हम अच्छा और फर्क कर सकते हैं। हो सकता है किसी स्टेट में अच्छी चल रही हो,
किसी में ना चल रही हो, तो आपसे ये पूछना चाह रहा है, अब आप हर आंसर में कंक्लूजन, सर कितने शब्दों का लिखा जाए, कंक्लूजन कितना बड़ा होगा, बॉडी। तुम्हारा जैसा मन है, जिस क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा है कि इंट्रोडक्शन का बढ़ाना चाहिए, बढ़ाइए। जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कंक्लूजन कम लिखना है, कम लिखिए। कहते सर ये कैसे पता चलता है? प्रैक्टिस से, ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसलिए बता रहा हूं, विज्ञान के क्वेश्चन हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो बेटा। तो उसमें काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया है कि इन सारे क्वेश्चंस में जो शब्द आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, कैसे, अगर हमें कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट ऐड करनी है तो उसको ऐड करने का तरीका क्या होगा। ये नहीं पूरी रिपोर्ट छापे दे रहे हैं, पढ़े थे ज्ञान बता रहे हैं उसको, उसने पूछी एक चीज़ थी तुमसे, ठीक। जैसे ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है, बहुत फेमस है, तो एक क्वेश्चन आया कि क्या नगरीकरण से जो गरीब हैं वो हाशिए पे जा रहे हैं, ठीक, ये क्वेश्चन था यूपीएससी में। तो उसमें ऑक्सफैम की रिपोर्ट का सिर्फ एक शब्द जिक्र करना था, उन्होंने ये कहा था कि द मोर सीईओ फाउंड इन सिटीज। इसका मतलब अगर सीईओ सिटीज में फाउंड हो रहे हैं, ठीक, और सीईओ बढ़ रहे हैं, तो गरीब तो मार्जिनलाइज हो रही है, हो ही रहा है। इतनी लाइन सिर्फ लिखनी थी, पूरी रिपोर्ट छाप दी लोगों ने। कहने का मतलब ये है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ दिल्ली में छोला भटूरा कहाँ अच्छा मिलता है, और तुम लगे पहले, सबसे पहले सर छोले भटूरे में मैदा का उपयोग होता है, इसको सबसे पहले खमीर लगाया जाता है, उसके बाद तेल गरम करके उसमें हम भटूरा बेल कर डालते हैं। बॉडी में लिख रहे हैं छोले भटूरे में छोला एक महत्वपूर्ण डिश है। बाबूजी मैंने ये पूछा ही नहीं। आप गलतियां बता रहा हूं क्या होती हैं सिलेक्ट ना होने की। हमने पूछा कहाँ मिलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ। ऐसा है दिल्ली में छोला भटूरा हर जगह बढ़िया मिलता है, किसी भी ठेले पे खा लो, बस इतना पूछ रहा है वो तुमसे। लेकिन नहीं, बिकॉज वी आर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, हमारे पास नॉलेज बहुत है, तो हम अपना नॉलेज गलत तरीके से सामने वाले को दिखा रहे होते हैं। और वो भी तब जब कोई 22 साल कार्य किया हुआ प्रोफेसर तुम्हारी कॉपी चेक करने वाला, तुम उसको बता रहे हो कि मैं ज्यादा जानता हूं, है ना गड़बड़। तो राइट टू द पॉइंट आंसर करने की कोशिश करना, चाहे साइंस हो चाहे कोई भी विषय। मैं इसलिए बताता जा रहा हूँ, ठीक करता जा रहा हूँ। ये अभी तुम्हारा सिलेक्शन मेहनत कर रहे हो, कुछ लोगों का होगा जिनका रुकेगा, इन्हीं गलतियों की वजह से रुकेगा। 38 आंसर्स, 38 मार्क्स का अगर, तो 38 मार्क्स का क्वेश्चन जब वो पूछेगा तो तुम्हारे पास कंपोनेंट और कंटेंट भी तो होना चाहिए लिखने के लिए। वही तो कह रहा हूँ, राइट कंटेंट लिखिए। एक बात और बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि तुम वर्ड लिमिट फॉलो करो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। उसमें देखो वो तो पेपर निकाले बैठे है एक व्यक्ति, 130 रैंक है, इसका मतलब कुछ लिखा होगा। जितने भी लोगों से बात किया हूँ, इवन आप ही के बिहार के मेरे साथ मतलब सीनियर हैं, और मैंने खुद भी, नंबर कम नहीं मिलते, ऐसी एक भ्रम है तुम लोगों में। तुम ठीक लिखो तो सही पहले। अगर आपने टू द पॉइंट आंसर कर दिया है, आपने कभी टॉपर्स कॉपी देखी है? देखो, लगेगा ही नहीं 150 लिखा भी है और उसे पूरा नंबर मिला होगा। आप पढ़ो तो सही ना, मेंस की गाइडलाइन सारे पीएससीज देते हैं ना, प्रोविंशियल सर्विसेज की। हाँ सर भाई क्या क्या चेक करना है, उसमें साफ लिखा होता है कंटेंट का नंबर है, क्वालिटी का नहीं, क्वांटिटी का नहीं। 150 वर्ड्स क्यों दिए जाते हैं? बिकॉज बीपीएससी का मुझे नहीं पता कितने वर्ड लिमिट होता है, ठीक, आपका 450। अब 450 में अगर तुमने 300 शब्दों में भी सही आंसर किया है, तुमको ज्यादा नंबर मिलेंगे और कॉपी भरने वाले को कम मिलेंगे। उसमें लिखा रहता है ये बात, चेक द कंटेंट नॉट द क्वांटिटी। समझ गए? ऐसा कुछ नहीं है, राइट टू द पॉइंट, फैक्ट सही लिखोगे, रिपोर्ट सही लगाओगे, नोटेड सही करोगे, नंबर पूरा मिलता है। उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो शॉर्ट लिख के अच्छा लिखे, ना कि कॉपी तो खूब भर दी। मैंने अभी क्या कहा, छोला भटूरा कहाँ अच्छा मिलता है, पूरी कॉपी में कहीं आंसर नहीं किया कहाँ मिलता है, और पूरी छोला भटूरा बनाने की प्रक्रिया समझा दी, तो इसमें तो नंबर कटेगा, मिलेगा थोड़ी ना। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पूरी तैयारी बर्बाद होती है मेंस में, प्रीलिम्स तो निकलते रहते हैं। ठीक, अगला है सेंट्रियोल।
क्योंकि तुम में से तो कई बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, शकल पे दिखता है। पहचान गया हूँ मैं, देख लिया मैंने, कॉन्फिडेंस भी लूज़ है थोड़ा सा, ठीक है ना, बता दूंगा और उस पर कार्य कर लीजिएगा, ठीक, ठीक हो जाएगा सब। और मम्मी पापा की याद ज़रा कम आए, कोशिश करिए आए ना, क्योंकि पापा के पास मम्मी हैं तो तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो शादी होके इसीलिए आई थी कि पापा का ख्याल वो रखेंगे, तो चुपचाप अपनी पढ़ाई कर लो, तुमको इसीलिए भेजा गया है। कटु सत्य बोल रहा हूँ, समझ लेना इस बात को। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ वही मम्मी पापा तो घर से भगाएंगे तुमको, ये वास्तविकता है, ठीक। उन्होंने आपको यहाँ इतनी दूर इसीलिए भेजा हुआ है ताकि आप अच्छे से मेहनत कर लें। केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, प्रोटीन ही है, और इस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। हिंदी वाले लिखेंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, यानी रासायनिक संगठन है, रासायनिक संरचना है जो होती है, ठीक। और इसका कार्य क्या होता है, ठीक। इसका कार्य लिख लीजिएगा। हिंदी वाले लिखें, इस शब्द को ऐसे ही लिखना, स्पिंडल को। यह कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल का निर्माण करता है, स्पिंडल का निर्माण करता है। यह कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल का निर्माण करता है। स्पिंडल क्या होता है, जब कोशिका विभाजित होती है तो क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, ठीक। अब इन्हें अलग अलग कोशिका में डिवाइड करना होता है, तो यहां से एक संरचना चाहिए, एक रस्सी चाहिए जो इनको खींचे अलग अलग, नहीं तो ये आपस में स्टक डाउन रहेंगे, ठीक है। तो ये तारक काय क्या करता है, ऐसे ये स्पिंडल फॉर्म कर देता है। तो 3 क्रोमोसोम उधर 3 इधर, बाद में सेल बनती है, ठीक है। क्योंकि 2 प्रकार का होता है, माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री, ठीक है ना। एक में एक सेल से 2 सेल बनती हैं बराबर गुणसूत्र की। अब मियोसिस अर्धसूत्री में 4 बनती हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, ठीक। आधी पता क्यों रह जाती है, वो जर्म सेल में होता है मियोसिस, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स में। रिप्रोडक्टिव सेल में अगर पूरे क्रोमोसोम पहले से ही रख दोगे 46, ठीक है, तो जब जाइगोट बनेगा स्पर्म और एग सेल से तो कितना हो जाएगा, 92। मनुष्य में होते हैं 92, क्या हो सकते हैं, तो पहले ही आधे कर दिए नेचर ने, ताकि जब जाइगोट बने तब आए 23 पेयर। और अगर 23 पेयर नहीं हुआ बच्चों, बहुत खतरा है, या तो ये हो या ये हो, तो 23 है। अगर ये हो गया, सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता, एंड दैट्स व्हाई दैट कॉल इज ट्रांसजेंडर केस, ठीक है। यही गड़बड़ होती, क्यों भाई, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आ रही है, कोई भी गुण कैसे बन रहा है, हार्मोन की वजह से है ही नहीं, क्रोमोसोम नहीं, यानी डीएनए नहीं, डीएनए नहीं तो आरएनए नहीं, आरएनए नहीं तो प्रोटीन नहीं, वर्किंग यूनिट प्रोटीन, सारे हार्मोन क्या हैं, प्रोटीन। तो जब है ही नहीं, प्रोटीन कहाँ से बनेगा। तो अगर एक भी ऊपर नीचे हुआ, चलो एक और देखते हैं, ये भी केस है, इसमें 47 हो गया है। सुपर फीमेल, वायलेंट होगी, हाइट में बड़ी होगी, ठीक, मेंटल रिटार्ड होगी, ठीक, और अगर पास गए तो मार देगी, ठीक। एक एक्स ज़्यादा है, और एक बात और, एक्स पावरफुल होता है, वाई कम पावरफुल होता है, वाई छोटा क्रोमोसोम है, एक तरीके से घटिया। एक्स ग्रोथ करता है, कलर विजन के लिए यही एक्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर मेरी बात मत मानना तो कोविड की रिपोर्ट उठाना और उस रिपोर्ट में ये देखना कि कोविड में मेल ज़्यादा मरे, फीमेल, मेल ज़्यादा मरे हैं, फीमेल कम मरी हैं, फीमेल आर स्ट्रॉन्गर देन मेल, अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स, फिजिकल की बात नहीं कर रहा,
वो तो मद होता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है, क्योंकि 2x और x पावरफुल क्रोमोसोम में आता है, ठीक, उसका अलग कारण है, साइकोलॉजिकल भी आता वो साइंस से, ठीक है। तो इसलिए चलो आप बढ़ते हैं आगे। ये बिल्कुल अलग कैटेगरी है केंद्रक, इसका कोई लेना देना नहीं है सेल से, सब पूरी सेल को संभालता है, इसको बोलते हैं केंद्रक, ठीक। चूंकि ये पूरी सेल को कंट्रोल कर रहा है तो क्या बोलते हैं, कंट्रोल रूम बोल दें सेल का, तो दिक्कत नहीं। तो इसको लिखिएगा कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, यानी कोशिका का नियंत्रण कक्ष, ठीक है, हाथ बराबर, कोशिका का नियंत्रण कक्ष। आगे बढ़ते हैं, चलो बनाते हैं। ठीक बना है, देख लेना भाई। अब तो समझ में आ रहा है कि अभी फिगर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बीच में जो पोर है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इन्हीं गुणसूत्रों के ऊपर जीन लगे रहते हैं, ठीक है। ये पोर इसलिए यहीं से तुम्हारा डीएनए मूव करके सेल में पहुंच जाता है, ठीक है, ताकि आरएनए बना सके, ठीक। जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था वहाँ पर एक काम और कर लेना, मैं भूल गया। ये यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है, जरा इसको बना लेना। सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, दैट इज ऑल्सो नोन एज एमडीएनए, लिख लेना जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी बोलते हैं, ठीक है। सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एमडीएनए, याद आ गया अभी डीएनए देख के, क्रोमोसोम देख के। अगर ये छूट जाता तो आफत हो जाती है आगे समझाने में, तब तुम लोग मुझे कालर पकड़ लेते, तुम वहाँ क्यों नहीं बताए थे, पहले ये बताओ, ये अब कहाँ से आया, ठीक। तो अभी बता दिया क्योंकि 3 पेरेंट बेबी में इसका काम होता है, ये बायोटेक्नोलॉजी में दोबारा से आएगा, ठीक। ऐसे मत देखो, अभी बता देता हूँ। 3 पेरेंट बेबी में 3 अभिभावकों की संतान होगी बच्चा, ठीक है, समझ गए। भैंसें भी बनाई हैं इंडिया ने, अपूर्वा, स्वरूपा, गरिमा, ये भैंसों के नाम है, ये सब क्लोन है, समझ रहे हो। हरियाणा के आसपास है कोई रहता हो, NDRI है वहाँ पे, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब मैं एक साधारण सा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जैव प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, अभी मैंने कहा भैंसें बनाई हैं, क्यों बनाई होंगी भैंसें, शौक में से मन तत्व बना दी, कुछ तो कारण रहा होगा। अच्छा, आप अधिकारी हैं, आप मतलब डेयरी बोर्ड संभालते हैं, आपकी जिम्मेदारी है डेयरी, ठीक। तो दुग्ध उत्पादन और दुग्ध क्षमता बढ़ाने की तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी। जनसंख्या बढ़ रही है ना, बढ़ रही है कि नहीं, उतना दुग्ध उत्पादन है भारत में कि पूरा हो, तो हमें कैसे लाइव स्टॉक की जरूरत है, एनिमल्स की, जिनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता अधिक हो,
तभी तो काम चलेगा ना इतनी पॉपुलेशन का। भाई खोया भी चाहिए, पनीर भी चाहिए तुमको, और मिल्क भी चाहिए। मिल्क तो डेली यूज की चीज़ हो चुका है अब, ठीक। तो क्या करिएगा, क्लोनिंग, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी काम आती है, ठीक। ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं, पूरे हिस्से को क्रोमेटिन मटेरियल। इसमें दो चीज़ें होती हैं, तो इसको सेपरेट आउट कर लेना दोनों को, ठीक। इसमें दो चीज़ें क्या होंगी, एक तो डीएनए होगा, पहले ही बता दिया था, तो लिख लेना डीएनए, और दूसरा इसमें होगा हिस्टोन प्रोटीन। एक होता है डीएनए, एक होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिंदी वाले लिखें क्रोमेटिन पदार्थ, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। ये रखता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हिंदी वाले लिखेंगे आनुवांशिक सूचना। और हिस्टोन क्या करता है, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी टू द डीएनए। हिंदी वाले लिखेंगे डीएनए को सुरक्षा और स्थायित्व देता है, डीएनए को सुरक्षा और स्थायित्व देता है। ये गुण केवल लड़कियों के पास है। उस आवृत्ति में बात करना कि बगल वाले को भी नहीं पता चले बात क्या हो रही है। क्या हो गया, क्या छूटा, क्या है, फिर क्या हो गया, हे भगवान। बाबू सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में अंतर है, बाकी सब सेम है, ठीक है। केंद्रक तो वहां भी होगा, प्लांट सेल में एक ही अंतर है, सेल वॉल है और वैक्यूल है, और माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्लोरोप्लास्ट है, बाकी सब सेम है, समझ गए। तो ये प्लांट भी चल रहा है और एनिमल भी चल रहा है। लिखो इसमें हिस्टोन डीएनए को सुरक्षा और स्थायित्व देता है, ठीक है। डीएनए को सुरक्षा और स्थायित्व देता है, ठीक। डीएनए बहुत कमजोर है, तो टूट जाएगा, टूट जाएगा तो कोई प्रोटीन तो होना चाहिए उसके पास जिससे वो सुरक्षित रह सके। अगर ब्रेक हो गया धागा तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन लूज हो जाएगी। तो यहां पर दोनों रखा है नेचर में कि डीएनए भी रहेगा और हिस्टोन भी है साथ में। और आपको पता है प्रोटीन तो वर्किंग यूनिट है, वो तो कोई ना कोई कार्य करेगा। जहां भी प्रोटीन दिख जाए समझ जाना इसका कुछ काम होगा। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन। और जो बाहर से लिए जाते हैं वो स्टेरॉइड होते हैं, हार्मोन की ही तरह काम करते हैं, ठीक है। बाहर से लोग आजकल खूब न्यूरोट्रांसमीटर लेते हैं हार्मोन की तरह, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को कुछ अवैध हरकत करते कभी देखते होगे, है ना, धुआं उड़ाते रहते हैं लोग, वो ले हार्मोन ही रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। क्यों? ताकि उनकी जो नेचुरल एक्टिविटी है उसमें कुछ अलग सा मामला हो, ठीक है। जैसे कैनबिस सटाइवा, नाम सुना है इसका कभी? कैनबिस सटाइवा का नाम ही नहीं सुना। हिंदुस्तान में बैन है ये पेड़, इसको उगा नहीं सकते, इसीलिए लोग मनाली की तरफ भागते हैं, जाते हैं ना। कभी भी कैनबिस का सेवन करने वाले को देखिएगा, आपको लगेगा कि क्यों पी रहा है कैनबिस, ऐसा इसमें क्या है। एक्चुअली में आपकी बॉडी जब आपको कुछ समझ में आ जाए, जैसे आप बहुत रिगरस पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद जब आप उठते हो तो आपको एक खुशी लगती है ब्रेन में, या बहुत एक्सरसाइज किया हो तो एक खुशी का अनुभव होता है। ऐसा हुआ है, कभी फील किया है? वो खुशी जो हो रही है वो कैनाबिनॉइड्स की वजह से हो रही है। आपके दिमाग में नेचुरल रिसेप्टर हैं कैनाबिनॉइड्स, ठीक। तो वो वही हार्मोन रिलीज करते हैं जो कैनबिस प्लांट बाहर करता है। कैनबिस सटाइवा, देसी भाषा में इसको गांजा कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए? अभी जब साइंटिफिक नेम बोला तब तक तो हाँ सर नहीं, कभी देखा ही नहीं, ठीक। तो ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, हाँ रिक्शे वाले जो होते हैं, ठीक, ये लोग इस तरीके की चीज़ों का सेवन करते हैं। तो जैसे ही सेवन करते हैं तो पता है क्या होता है, शरीर में तो नेचुरल था कैनाबिनॉइड्स, उन कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर पे ये जो आपने बाहर से न्यूरोट्रांसमीटर लिया वो जाके फिक्स हो जाता है।
मैंने कहा वो क्या करता है, खुशी का अनुभव देता है। तो ऐसे लोगों को बार बार खुशी का अनुभव होता रहता है अनंत काल तक, इसलिए वो बार बार पीते हैं। इसे आपने देखा होगा, कोई भी नशे करने वाला व्यक्ति, वो न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे अल्कोहल, वो डिप्रेसेंट है, मंद करता है। आपको लगता होगा ये पागल है क्या, ये क्या कर रहा है, आपने देखा इधर उधर बॉडी हिल रही है, ठीक, बॉडी डिप्रेशन में जाती है, ठीक। डिप्रेशन मतलब ब्लड का फ्लो डाउन हो जाएगा, बीपी लो होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप यादों की गहराइयों में जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा क्या है, डिप्रेसेंट, इसलिए डिप्रेशन वाले व्यक्ति को न्यूरोट्रांसमीटर नहीं दिए जाते। इन डायरेक्ट सेंस में समझ लीजिए, प्रोटीन का काम वर्किंग यूनिट है, सारे के सारे हार्मोन क्या हैं, प्रोटीन। जैसे आप चले जा रहे थे किसी के साथ और एक क्रॉसिंग पे आप रुके, ट्रेन निकल रही थी, तब तक पीछे से आपके पापा आ गए, लेकिन आप किसी और के साथ थे और आप मुंह बांध के घूमने जा रहे थे। अब आपने देखा पापा को, पापा आपको पहचान चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो अभी आप सामान्य अवस्था में, आपने पापा को देख लिया, ध्यान नहीं दिया है, तो अभी आपके शरीर में है एसिटिल कोलिन, कोई अंतर नहीं आएगा उसमें। जब घर पहुंचोगे तो पापा से अच्छी लाइट डिटेक्टर मशीन आज तक बनी नहीं, बाकी हम पढ़ेंगे उसको भी। तो पापा क्या पूछेंगे, अभी थोड़ी देर पहले क्रॉसिंग पे क्या करे, जैसे ही क्रॉसिंग शब्द निकलेगा ये एसिटिल कोलिन चेंज हो जाएगा एड्रेनलिन में, खुद ही। तो कुछ करो ना, एक सिहरन दौड़ेगी और तुम्हारा दो ही मन करेगा, या तो लड़ ले, लेकिन ये तो है पिता, और या भाग खड़ा। उसको कहते हैं फाइट और फ्लाई हार्मोन। तो दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। ये सारा नर्वस सिस्टम का खेल उन्हीं का है। और ये सारे के सारे कैसे हैं, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, वर्किंग यूनिट। ये काम करेगा, कोई ना कोई आएगा, वर्क किया और खत्म, ठीक है। प्रोटीन का यही काम है और सारे काम प्रोटीन कर रहा है। प्रोटीन बन कहां से रहा है, ठीक। तो प्रोटीन जो बाहर से लेते हो, जब उतना प्रोटीन शरीर नहीं बना पाता कि तुम्हारी शरीर को ठीक कर सके, तो डॉक्टर फिर क्या करते हैं, बाहर से सप्लीमेंट देते हैं, एडिशनल प्रोटीन देते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। नहीं तो बॉडी इतना प्रोटीन सारे एसेंशियल काम के लिए खुद ही बना लेती है, ठीक है। तो इसमें अब जरा आगे बढ़ते हैं, देख लूँ आगे। हाँ ठीक, तो हेडिंग दीजिएगा जीन, हिंदी वाले लिखेंगे जीन, ठीक। क्या हुआ, मुझे तो गर्मी लग रही है, इसको ऊपर कर देते हैं। मेरे तो पसीने आ रहे हैं, ठीक ना, इसीलिए कहते हैं ऊर्जा जब होगी तो काम चलेगा। जीन क्या होता है, देखो, अगर डीएनए को बनाया जाए, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये हिस्सा निकला, ये क्या है, जीन। इंग्लिश वाले लिखना, अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए is known as gene, which performs a specific task from the help of a specific protein। हिंदी वाले लिखो, जीन डीएनए का विशिष्ट खंड है, जीन डीएनए का विशिष्ट खंड है, जीन डीएनए का विशिष्ट खंड है जो किसी विशेष कार्य को, किसी विशेष प्रोटीन के माध्यम से, किसी विशेष प्रोटीन के माध्यम से किसी विशेष प्रोटीन के माध्यम से पूर्ण करता है, पूर्ण करता है, ठीक है। अगला इसी का दोस्त, जब बैक कर,
पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड बैक कर दिया गया है। चलिए आजकल मूवीज में देखो है ना, दिखाते हैं जज साहब फाड़ के फेंक दीजिए कानून की किताब। मुझे कभी कभी लगता है कभी कोई LLB करेगा तुम में से बोल के देखना कभी जज को ऐसे फाड़ दीजिए कानून की किताबें, या जज साहब तारीख पे तारीख, एक बार बोल के देखना 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजेगा। अब पुलिस को आदेशित करेगा कि रोज ये सुबह उठे तो इसके सर पे 1 डंडा और शाम को सर पे 2 डंडा, और डेली खाओगे। जज है वो। जिस तरीके से अभी अगर तुमको ये लग रहा हो कि तुम लोग भी रील वील देखते हो, अधिकारी ऐसे रहते हैं, ठीक, जब बनोगे तो एक बार मिलने जरूर आऊँगा। हाँ बेटा कैसा लग रहा है, ठीक, खुश हो ठीक है, वो भी काम है एक्चुअली में। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आप एक बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, है वो भी नौकरी ही, और नौकरी का मतलब ना नहीं करी, जो आदेश दिया जाए चुपचाप फॉलो कर दो। हाँ समाज में बदलाव तुम ला पाओगे, लेकिन 1 या 2% का। तुम चलती हुई व्यवस्था को नहीं बदल सकते। कुछ IAS बनने आते हैं एकदम जो मैं भारत बदल दूंगा, मजाक चल रहा है यहाँ पे, इतना बड़ा संविधान लिख दिया लोगों ने, ठीक। ऐसे आते हैं कुछ नमूनों से मैं मिला हूँ, सर मैं तो IAS बनूंगा, तो तुम IAS बनोगे, प्रधानमंत्री नहीं बनोगे, ठीक। मोदी जी ही में ताकत है विधेयक पास करवाने की, बाकी तो अधिकारी भी मदद कर रहे हैं तभी विधेयक पास हो रहे हैं। तो सबकी अपनी विशेष भूमिका होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा नौकरी है, और इसमें 2 चीज़ें, डाउन टू अर्थ अप्रोच हमेशा रखिएगा, ठीक, और कभी भी किसी से उलझिएगा नहीं। आपको काम नहीं करना है मत करिए, लेकिन काम को मना करने का तरीका आना चाहिए आपको। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मना किया जाता। कुछ अधिकारी क्या करते हैं, हाँ होंगे आप, मैं नहीं करूँगा, देख लूँगा आपको, अगले दिन या तो ट्रांसफ़र या सस्पेंशन, ठीक है। तो ये भी सीखा जाता है। तो तैयारी तुम्हारी शुरू हो चुकी है, ट्रेनिंग वेनिंग सब बेकार बात है, यहीं सीखता है सब आदमी, ठीक है, हम्बल रहिएगा। अगला इसका दोस्त जीन का, है ना, और दोस्त कौन है, क्रोमोसोम, ठीक। तो आज हम देखेंगे कि क्रोमोसोम कैसे बनता है, ठीक। तो हमने आपको बताया था कि ये है क्या, डीएनए बहुत सारा है, इसको सेल में रहना है, तो बेचारा क्या करेगा, वही करेगा जो आप कहीं घूमने जाने पर कपड़ों के साथ कल कर रहे थे, ठीक। तो इसको अपनी सुविधा के लिए हम ऐसे बनाएंगे ताकि हमें समझ में आए, ठीक। ये देखो ऐसा है, डीएनए ऐसा हो चाहे पड़ा पड़ा हो चाहे ऐसा हो, ठीक, इससे डीएनए की सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये डीएनए की अपनी मर्जी है। किताबों में ऐसा बना है तुम ऐसा बना लो, तुमको किसी और तरीके से डीएनए समझ में आ रहा है तो आप इसको ओपन में भी बना सकते हैं, दोनों हेलिकल खोल भी सकते हैं। बुक्स में ओपन भी बना है, एनसीईआरटी खोलोगे ना तो उसमें ओपन बना है, देखना ऐसे लिखा होगा CH3, इधर जुड़ा होगा S से, 12th की खोलिएगा मिलेगा डीएनए का चिप, ठीक। तो इसको हम जरा अपनी सुविधा के लिए ऐसे बनाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसे रहना है तो एक ही तरीका है कि इसको क्या किया जाए, स्पंदित किया जाए, कंप्रेस किया जाए, ठीक। बैग एक है, ये बात लड़कियां अच्छा समझेंगी। आप जब जाती हैं तो आपके पास कपड़े भी बहुत होते हैं, क्योंकि आपके पास हमेशा कम ही बने रहते हैं, कितने भी खरीद लो तुम लोग, तुम्हारे पास कपड़े कम ही रहते हैं। आज क्या पहनूं, लड़कों के साथ ये समस्या नहीं है। वो देखो मैं कल भी यही पहना था, आज भी यही पहना, ठीक। लेकिन लड़कियों के पास ही प्रॉब्लम रहती है, आज क्या पहनूं, खराब तो नहीं दिखूंगी, ठीक। तो अब दिक्कत क्या है, कपड़े हैं ज़्यादा, और जिनकी शादी होगी ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं इस चीज़ को। खुद के होते होंगे 2 बैग, हस्बैंड बेचारा एक सिंगल लेके जाता होगा, छोटा वाला थैला, बस, ठीक, उसी में। हाँ अब देखो रहना है ना, तो क्या करें, एक ही बैग में रखना है, तो आप फोर्सफुली उसको कपड़े को रखने का प्रयास करोगे। यहाँ भी सेम काम होगा, यानी स्पंदन, कंप्रेशन। तो ये जो डीएनए आपको ऐसा दिख रहा है ना अभी ओपन, ये ऐसा हो जाएगा, इसके जो हेलिक्स हैं ये पास पास आ जाए, ठीक। अभी भी ये रह नहीं सकता, ठीक है। ध्यान से देखो, एक हेलिक्स ऊपर है एक नीचे, ठीक है। अगर इसको रोटेट कर दें और एक के पीछे एक फोल्ड लगाएं इसको ऐसे, ठीक,
तो फिर लिखना स्पंदन और कंप्रेशन, फिर ये कुछ इस शेप में आएगा। कल यही किया था ना, माझा लपेट रहे, ठीक, अभी भी नहीं रह पाएगा। फिर स्पंदन, मोर कंप्रेशन, ठीक। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये क्या है, हाँ ये क्या है, बोलो, बताए तो थे कल। क्रोमोसोम तो जोड़े में होता है, ये तो सिंगल है। इसको बोलते हैं जब एक डीएनए का स्ट्रैंड मैक्सिमम कॉइल होके ऐसी एक संरचना बना लेगा, तो इसको नाम दिया जाता है क्रोमैटिड। ये क्या है, क्रोमैटिड। तो ये है वन क्रोमैटिड, ठीक। और जब दो क्रोमैटिड जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, एक गुणसूत्र बना लो। तो ऐसे बनता है गुणसूत्र। हाँ, तो अभी तक अगर किसी को लगता हो गुणसूत्र कुछ अलग चीज थी, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गुणसूत्र डीएनए ही है। और डीएनए का मोस्ट कंप्रेस्ड फॉर्म क्या कहलाता है, गुणसूत्र कहलाता है, ठीक। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ सकते हैं, आ गया हो तो चलें। चलें, चलिए। डीएनए मतलब क्रोमोसोम बन गया, जीन बन गया, बेचारा मेन आइटम रह गया, ठीक। मेन आइटम है डीएनए, जिससे सब बन रहे हैं, उसकी तो बात ही नहीं की, सब कुछ बना रहे हैं उसकी जगह पे। अच्छा, डीएनए की बात होती भी कम है किताबों में भी, इसीलिए कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्रोमोसोम क्या है, तो लगता है व्यक्ति को कि क्रोमोसोम कुछ अलग सी चीज़ है, ठीक। डीएनए ही है, आज के बाद याद रखना। जीन भी डीएनए का ही हिस्सा है और क्रोमोसोम भी डीएनए से ही बनता है, ठीक है ना, बस फॉर्म है एक तरीके। तो अब हम बात करेंगे डीएनए की। डीएनए का बेटा पूरा नाम होता है, इनको नाम दिया गया है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हिंदी वाले इसको लिखेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। कह रहे सर बहुत बड़ा हिंदी आपने इसका बताया हमको, इसका हिंदी यही होता है, बस अम्ल लगा दीजिए एसिड की जगह और क्या ही करिएगा, ठीक। अब देखो, एक बात बताओ, चाय बनाए हो, चाय बनाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, चाय पत्ती, शुगर, इसको क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स। बिना कंपोनेंट्स के चाय नहीं बन सकती, बिना कंपोनेंट के बेटा दुनिया की कोई चीज़, डीएनए भी नहीं बन सकता, ठीक। तो पहले तो इसके कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहले कंपोनेंट, और कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर का फॉर्मूला C5H10, इधर O के साथ क्या रहेगा, हाँ C6H12O6, ऐसे ही तो लिखते हैं, तो इधर क्या लिख दूं, वो तो हेक्सोज शुगर है ना, ग्लूकोज, इसीलिए तो कह रहे हैं C6H12, इधर 5 लिखना चाहिए, लेकिन इसका नाम देखो जरा, क्या नाम है, डीऑक्सी। एक ऑक्सीजन कम करना है, कहां से करोगे, इसी शुगर से,
4 लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैंने कहा इसी शुगर में से कम करेंगे, इसीलिए इसका नाम ये पड़ा है बेटा, इस शुगर का ही नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसीलिए इसका नाम है। अच्छा, टीचर को भी एक्टिंग करनी पड़ती है नहीं, मैं पढ़ाते पढ़ाते एक्टर हो गया, कब मुझे पता ही नहीं चला, ठीक। रियल लाइफ में मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे तुम्हारे सामने पढ़ा रहा, वो गंभीर व्यक्ति हूँ, लेकिन अब क्या है, क्लासरूम में बच्चों के सामने एक्टिंग करनी पड़ती है। मुझे वो लाइन याद आती राजपाल यादव की, अच्छा एक्टिंग है सोच के देखो, टीचर्स रियल लाइफ में ऐसे थोड़ी ना होते हैं, ठीक है। जब से यूट्यूब का ज़माना आया है तब से काफ़ी चीज़ तो क्यों बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज, अब समझ में आ गया। राइबोज शुगर है और कैसी है, डीऑक्सी। क्यों है डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन कम है इसलिए, ठीक, इसलिए नाम क्या हो गया डीऑक्सी। आरएनए का नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, वहाँ ये राइबोज शुगर हो जाएगी, उसमें डीऑक्सी नहीं है तो वहाँ ये O5 हो जाएगा, ठीक है, इतना ही अंतर है। तो पेंटोज शुगर हो गई। अगला हमें इसमें चाहिए, ठीक, नाइट्रोजनस बेस, हिंदी वाले इसको लिखेंगे नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार। टोटल 4 प्रकार का नाइट्रोजन क्षार यहां होता है, AGTC, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ठीक। ये कहलाते हैं प्योरिन्स, और नीचे वाले कहलाते हैं पायरिमिडीन्स, ठीक। एक चीज और है, A और T के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा, ये साथ साथ सत्य है, और C और G के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड रहेगा डीएनए के केस में, ये कभी नहीं बदलता, ये बदलेगा ही नहीं किसी भी परिस्थिति में, ये इसी प्रकार से इसी तरीके से रहेगा। नाइट्रोजन क्षार 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। A डबल बॉन्ड T के साथ जुड़ेगा और C ट्रिपल बॉन्ड G के साथ जुड़ेगा, ठीक, ये नहीं बदलेगा। चलो अगला है कंपोनेंट, ये नोट हो गया। कहते कल तो आए थे तब तो समझा रहे थे, आज तो इतनी स्पीड में भगे हो मास्टर साहब, ठीक। कल तो बायोलॉजी मतलब कल तो सेल खत्म हो जाएगी, टिश्यू पे पहुंच जाएंगे। कुछ ज़्यादा नहीं है वो, तो डरिएगा मत, कुछ नहीं लिखा है अभी तुमने उसमें, अगर सही से पढ़ोगे उसमें सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट, सिवाय फैक्ट का ऐसी कोई चीज़ अभी नहीं पढ़ाई तुमको। और विज्ञान में फैक्ट के अलावा क्या, विज्ञान मैंने कल ही बता दिया था, बदलेगा नहीं। इतिहास भी बड़ा प्यारा सब्जेक्ट, वो भी नहीं बदलता, ये बदलती तो इकोनॉमी है खामखा की, कभी रिसेशन कभी रिवर्स रेपो, मुझे को आज तक समझ में नहीं आया कि आरबीआई करता क्यों है ये सब, ठीक, गजब के पढ़ने हैं, लेकिन बढ़िया सब्जेक्ट है वो भी, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल। जरा भी गलती की है जीडीपी और जीएनपी में, दोनों नहीं समझ में आएंगे, चारों एक जैसे लगते हैं, ठीक है। आजकल उस पर मीम बड़ा चल रहा है, जोगी जी वाह जोगी जी, 4 बिल्लियाँ नाचती हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, और वो तो समझ में नहीं आ रहा, चारों एक जैसे ही नाच रही हैं, ठीक एक में पता नहीं ग्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे, एक में, अब विज्ञान का भी कुछ ऐसा है, ठीक। चलो आगे चलें, तो अगला कंपोनेंट देखो, हमें चाहिए फास्फेट ग्रुप, तो वो आता है फास्फेट ग्रुप, और फास्फेट ग्रुप यहां पर आएगा फास्फोरिक एसिड से, किससे, फास्फोरिक एसिड से, और फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4, ठीक है। तो फास्फोरिक एसिड से फास्फेट ग्रुप आएगा और इसका फॉर्मूला है H3PO4, ठीक। कंपोनेंट्स हो गए, ठीक। सबसे पहले क्या बनाएं, सारे कंपोनेंट को जोड़ना पड़ेगा, पहले एक यूनिट तो बनानी पड़ेगी, ठीक। जैसे आपके पास पेंच है, आपके पास कार्बोरेटर है, आपके पास सिलेंडर भी है, तो पहले सबको जोड़ोगे, एक यूनिट बनाओगे, तब तो इंजन में उसको लगाओ, तब तो गाड़ी चलेगी। तो इंजन क्या है, एक यूनिट है ना गाड़ी की, ठीक। तो यहाँ भी यूनिट होगी डीएनए की कुछ, तो यूनिट ऑफ डीएनए
हिंदी में इसको बोलेंगे डीएनए की इकाई क्या होती है, तो उसको बोलते हैं, उसको एक टर्म दिया गया है, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक, और इस न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, वही 3 कंपोनेंट जो पीछे पड़ चुके हैं। ठीक, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। हमने शुगर लिया था, नाइट्रोजनस बेस लिया था, 4 टाइप का है, पीछे लिखा हुआ है। ठीक, AGCT यही है। ठीक, और फास्फेट ग्रुप, तो यहाँ शुगर को हम डिनोट करेंगे S से और फास्फेट ग्रुप को P से डिनोट कर लेंगे बस। ठीक है, समझने के लिए। अगर हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो देखो बड़ा आसान है, एक शुगर ले लिया, ठीक, एक फास्फेट ग्रुप ले लिया, और अब 4 में से कोई भी एक जो तुम्हारा मन करे, ये एक न्यूक्लियोटाइड होगी। ठीक है, इसको ऐसे बना, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड, इसी से जुड़कर अभी डीएनए बनेगा। सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, यही, ये तो यूनिट है ना, अभी कंपोनेंट थे, कंपोनेंट से एक यूनिट बना ली, अब सारी यूनिट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगी? कार। यानी हमारी कार क्या है? डीएनए। पहिया अलग रखो, इंजन अलग रखो, बत्ती अलग रखो, स्पीडोमीटर अलग रखो, ओडोमीटर, तो ये तो अलग अलग कंपोनेंट हो गए ना। सारे कंपोनेंट को जोड़ोगे तो असेंबली तैयार होती है, पहले एक। ठीक, पहले क्या लगाओगे? चेसिस लगाओगे ना पहले, वो क्या है? वो इकाई है। चेजी लगाते हो गाड़ी की, गाड़ी बनते देखी है? किसी घर में है? सबके घर में होगी। ठीक, तो गाड़ी में सबसे पहले नीचे चेजी होती है, उसके ऊपर सब रखा जाता है। तो क्या करते हैं, कंपोनेंट था, फिर हमने क्या बनाया? यूनिट, और यूनिट के बाद पूरे सिस्टम, पूरी कार को रेडी किया। तो यहां पर कंपोनेंट अलग थे, अब हमने क्या किया? यूनिट बना ली। अब सारी यूनिट को अगर जोड़ देंगे तो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या है? डीएनए। ठीक, तो जरा देखें कि डीएनए कैसे बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड लिखें, तो जरा बताइए, ये एक न्यूक्लियोटाइड हमने लिख दिया, एक किससे जुड़ता है? देखो पीछे लिखवाया है, और किससे? डबल बॉन्ड से। चुपचाप यहां पर अगर एक डबल बॉन्ड के साथ टी लिख दूं तो इसके आगे भी तो इस न्यूक्लियोटाइड को पूरा करना पड़ेगा, टी के आगे भी। तो टी के आगे क्या लिखेंगे? सेम चीज, न्यूक्लियोटाइड में शुगर और फास्फेट ही होगी। ठीक, तो यहां भी समझ गए, कोई अंतर नहीं आएगा, इधर भी न्यूक्लियोटाइड उधर भी न्यूक्लियोटाइड, बस ए को किससे जोड़ा? टी से। किससे जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से। ठीक, आगे चलते हैं। अगर दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाऊं और यहां सी रख दूं, अब सी को किससे जोड़ूं? जी से। अब इसके आगे न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाऊं? देखो ऊपर एस और टी, बहुत बढ़िया। अब इन 4 के अलावा तो कुछ है नहीं, अब यही 4 रिपीट होते रहेंगे। अब तुम लोगों की मर्जी, कॉपी भरनी कॉपी भर देना डीएनए बना के, नहीं तो एक काम करो 2 और लिख लो और रोक दो, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये बनता ही जाएगा। ठीक, SATSP, एक और बना लेना SPCGSP। कैसा लग नहीं रहा? डीएनए जैसा नहीं लग रहा है ना? ठीक, अभी लगेगा, देखो ये बैकबोन थी, इसको ओपन कर दो, समझ में आ गया? कुछ नहीं किया है, ओपन कर दिया है उसको। ठीक, ये रही, अब इसको ट्विस्ट कर दो 3D में, तो डीएनए के बीच में तुम्हें ये सब CT और ATCG बॉन्ड बने हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये जो बीच वाला है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बंध।
और ये जो S और P के बीच में बना है दैट इज नोन एज फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, साथी, ठीक है। आए थे, सभी आए थे, नहीं हुआ किसी वजह से, ठीक, लेकिन अच्छे से पढ़ाई की थी, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे कभी कोई टीचर पढ़ाने तो आपको लगे इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ परिस्थिति रही होगी इसलिए नहीं हुआ होगा, नहीं तो हमारे टाइम के जो लोग आए थे ना, सही बता रहा हूँ, आप अभी उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर आपने मेहनत देखी होती उस समय हमारे साथ बिहार के जो हमारे साथी रहते थे उसमें से एक का खैर हुआ था, भाई साहब चावल खा के ना एक दिन के बाद वो आदमी पढ़ता था, ठीक, तो फिर पढ़ता था, समझ में आता था पढ़ रहा है। जब आप उतनी मेहनत करोगे ना तो चेहरे की रंगत उतर जाती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। हमारे एक साथी हैं, बहुत, वासुदेव नाम है, MP से हैं, वो बेचारे इंटरव्यू देने जा रहे थे, उस समय बारिश हुई थी मुखर्जी नगर में, आज भी उन्होंने वो फोटो लगा रखा है, उनके संघर्ष की याद दिलाता है, पूरा पानी भरा, वो आदमी बीच में खड़ा है डॉक्यूमेंट पकड़ के, इंटरव्यू था उस दिन, छूट गया था, ठीक। तो उस समय के साथी अब याद आती है, तो मेहनत की थी इसलिए इतना बता पा रहे हैं, सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते थे हम लोग, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमने कुछ नहीं किया है, हमने इस जो ट्विस्टेड वॉल था उसे क्या किया, स्टेट में ओपन कर दिया, और बीच में आपको लेटर दिख रही, ठीक है ना, यहीं तक रखें, कल कैरी ऑन करेंगे, ठीक। और संडे को 2-2 घंटे की 2 क्लास होंगी, ठीक ना। ऑनलाइन वालों को भी शुक्रिया, ठीक।